हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था, क्या देखा था? हम पिछली कक्षा में राजस्थान का मैप पढ़ चुके थे। तो आज आइए हम दोस्तों किस बात पे चर्चा करेंगे? किस पे चर्चा करेंगे? अक्षांश और देशांतर पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या देखते हैं? अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या अक्षांश। अक्षांश के बारे में हम क्या ले लेते हैं? जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एक पूरा विश्व का नक्शा है। या ग्लोब हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोब कह दे, विश्व कह दें या पृथ्वी कह दें। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया था? इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से एक रेखा गुजार दी। क्या गुजार दी? एक रेखा। जब आप देखिए, जब हमने मध्य में से एक रेखा गुजारी, ये हमारे विश्व को या पृथ्वी को क्या कर रही है? समान दो भागों में बांट रही है। देखिए, ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग क्या कर रही है? ये रेखा हमारी पृथ्वी को दो समान भागों में बांट रही है। इसलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी रेखा का दूसरा नाम होता है दोस्तों, क्या होता है? विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा क्या है? मध्य में से एक रेखा गुजार दी, उस रेखा को, वह रेखा क्या कर रही है? हमारे विश्व को दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, उसको कह दिया हमने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। सर, भूमध्य रेखा हमने देखा कि भूमि को दो समान भागों में बांट रही है, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने? भूमध्य रेखा। सर, इस रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? तो विषुवत का अर्थ होता है दोस्तों बराबर। क्या होता है? बराबर। इसलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रेखा समान भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाला पार्ट ये क्या है? हमारा नॉर्थ। और ये क्या है? हमारा साउथ। यानी ये क्या है? हमारा उत्तर। और ये क्या है? हमारा दक्षिण। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या कह दिया हमने? इसको दोस्तों हमने उत्तरी गोलार्ध कह दिया। क्या कह दिया? उत्तरी गोलार्ध। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कह दिया हमने, क्या कह दिया दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। क्या काम करती है भूमध्य रेखा? सर, हमारे विश्व को दो समान भागों में डिवाइड करती है, यानी दो समान भागों में क्या करती है? बांट देती है। ऊपर वाले भाग को दोस्तों हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध नाम दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सर अब इसके बाद हम देखते हैं अक्षांश। तो अक्षांश पढ़ते कैसे हैं? अक्षांश पढ़ने का भी एक सीक्वेंस और तरीका होता है दोस्तों। वो क्या होता है? देखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम? अक्षांश। तो अक्षांश में कुछ पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, उन पॉइंटों से बाहर कुछ नहीं जाता, वो पॉइंट से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट पढ़ते हैं हम। क्या पॉइंट पढ़ते हैं? पहला पॉइंट पढ़ते हैं परिभाषा। क्या पढ़ते हैं हम? अक्षांशों की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट में हम क्या देखते हैं? सर, कारण देखते हैं। किसका कारण देखते हैं हम? सर, ये कारण देखते हैं कि सर हमें एक नहीं, ये अक्षांश जो रेखाएं होती हैं या अक्षांश जो होते हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि इस प्रकार की रेखाओं की हमें क्या पड़ गई? जरूरत पड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम डिटेल देखते हैं। क्या देखते हैं? सर, हम अक्षांश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अक्षांश की। कि सर अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश कितने कितने होते हैं? कहां कहां से गुजरते हैं? किस प्रकार से इनका महत्व है? ठीक है, कौन कौन सी इसमें कितनी रेखाएं होती हैं? महत्वपूर्ण रेखाएं कौन सी है? जो भी चर्चा करेंगे हम, किस में करेंगे? अक्षांशों में चर्चा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने का ये तरीका आपको आना चाहिए। पहले क्या है? हम लैंग्वेज यानी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कारण पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम अक्षांशों के बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है कौन। कौन, चौथा पॉइंट क्या आता है? कौन। ये भी एक महत्वपूर्ण है, और अक्सर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, कौन से। बिल्कुल सर, पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका अंतिम में लास्ट पॉइंट आता है दूरी। ये क्या है? अक्षांश पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। क्या होता है सर? कि सबसे पहले अक्षांश की हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम उसके कारण देखेंगे, फिर अक्षांश होते क्या हैं हम इसकी जानकारी लेंगे, फिर उन अक्षांशों के मध्य जो कोण बनते हैं उसकी हम डिटेल और चर्चा की अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? अक्षांशों के मध्य जो भी दूरी है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों की और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अक्षांशों की। अक्षांशों में देखा हमने भूमि के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजार दी हमने, उस रेखा को क्या कह दिया? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह दिया। वह रेखा काम क्या करती है? क्या काम करती है? हमारे विश्व को दो गोलार्धों में बांट देती है। ऊपर वाला यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्यों कहते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं परिभाषा। किसकी परिभाषा? अक्षांशों की। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिर्फ अक्षांश की क्लास
ले रहा हूं मैं अभी, सिर्फ अक्षांश की चर्चा करेंगे हम। तो क्या पढ़ेंगे हम? अक्षांश की परिभाषा। तो अक्षांश की परिभाषा देख लीजिए आप देखिए कि मैंने इस रेखा को इस दिशा से इस दिशा की ओर खींचा। ये क्या है? हमारे कुछ अक्षांश हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने पश्चिम से किधर खींचे हैं? पूरब दिशा की ओर। तो आप अब परिभाषा देखिए अक्षांशों की, क्या कि सर पश्चिम दिशा से, क्या लैंग्वेज यानी परिभाषा क्या देखी थी हमने कि सर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, यानी किधर से? पश्चिम दिशा से किधर? पूर्व दिशा की ओर क्या किया था हमने? कुछ रेखाएं खींची। तो यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। और क्या करती हैं ये सर? हमने इनको खींचा इस तरफ से, यूं देख रहे हो आप, फिर इस तरफ से नीचे की तरफ खींचा, यानी उत्तर और दक्षिण की क्या बताती है? ये कोणीय दूरी बताती है। कैसे बताती है? कि ऐसे बताती है सर, यहाँ क्या है, हमने एक चांदा रखा और यहाँ से 1 डिग्री इसको इधर से काटा, इधर से काटा, इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया और इन दोनों को यूं मिला दिया, तो ये क्या है? हमारा क्या बन गया? 1 डिग्री। क्या बन गया? 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुछ रेखाएं खींची और कहां तक खींची? हमने खींची 90 डिग्री तक। और इधर भी किधर? इधर भी हमने कितनी खींची? 90 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चांदे की सहायता से ये क्या खींची गई है? एक विश्व पर या ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर समांतर रूप से आपको दिखाई दे रही है, समांतर है ये रेखाएं, एक दूसरे की क्या है? समांतर है। तो क्या है? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर समांतर खींची गई रेखाएं, जो क्या करती हैं? खींची गई रेखाएं जो क्या करती हैं सर? उत्तर से दक्षिण की क्या बताती हैं सर? कोणीय दूरी बताती हैं। क्या बताती हैं ये रेखाएं? उत्तर से और दक्षिण की कोणीय दूरी। अब एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? वो प्रश्न सुनिए, बड़ा ही तेज प्रश्न आ रहा है ये, और बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और अक्सर 90% बच्चे इस प्रश्न को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। वो आपसे पूछता है, सर क्या पूछता है? वो आपसे प्रश्न पूछेगा, अक्षांश कौन सी कोणीय दूरी बताते हैं? क्या पूछेगा आपसे कि अक्षांश कौन सी कोणीय दूरी बताते हैं? और अक्सर बच्चों का दिमाग कहां चला जाता है कि सर अक्षांश तो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींचे गए हैं, तो अब सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात क्या है सर? कि वो पश्चिम से पूरब दिशा की क्या बताएंगे? कोणीय दूरी। और यहाँ पर बच्चों मेरा क्या है? प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि उसने पूछा क्या है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना और आराम से पढ़ना। क्या पूछा है कि अक्षांश कौन सी कोणीय दूरी बताते हैं? तो मैंने बताया कि अक्षांश पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींचे गए हैं, ना कि, और दिशा कोणीय दूरी कौन सी बताते हैं वे? उत्तर से दक्षिण की। क्यों बताते हैं? कि देखिए हमने चांदा रखा और 1-1 डिग्री खींच दिया, कहां? इधर से ऊपर की तरफ, और इधर ये चांदा उल्टा करके इधर रखा और इधर दक्षिण की तरफ खींच दिए, तो क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कौन किस दिशा में बनाए? उधर उत्तर की दिशा में और इधर दक्षिण की दिशा में, तो कौन सी कोणीय दूरी बताते हैं ये? उत्तर से दक्षिण की। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कारण हमने क्या है? पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं सर? दूसरा कारण पढ़ते हैं। तो दूसरा कारण क्या होता है? यानी इस कारण का मतलब है कि सर हमें अक्षांशों की जरूरत क्यों पड़ी? इतने बड़े विश्व पर हमें ये लाइन खींचने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या कारण था कि हमें इनकी अक्षांशों की क्या है? जरूरत पड़ी। दोस्तों इसका कारण था, क्या कारण था सर? इसका कारण था कि किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए। कि स्थान की स्थिति सर कैसे? हाउ इज पॉसिबल? तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा था कि इस जगह पर क्या है हमारा? राजस्थान। क्या है हमारा इस जगह पर? हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कोई व्यक्ति यहां तक जाएगा, यहां से अगर कोई व्यक्ति यहां तक जाएगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? तो वो यहाँ के लोगों से पूछेगा, सर मुझे राजस्थान जाना है तो मैं कैसे जाऊं? तो लोग कहेंगे आप यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से इधर जाना है, इधर जाना। आप क्या है? कंफ्यूज हो जाओगे, और जिस समय पर आप पहुंचना चाहते हो उससे क्या है? आप लेट भी हो सकते हो। तो क्या किया था? इस प्रकार से, जैसे राजस्थान है और इसकी अक्षांशीय स्थिति स्टार्ट होती है 23-30 से,
क्या है 23 डिग्री 30 मिनट से क्या होती है अक्षांशीय स्थिति स्टार्ट होती है किसकी, राजस्थान की। तो यहां से वो यहां तक जाएगा तो पूछते हुए जाएगा तो उसको क्या है समय भी लगेगा, उसकी दूरी भी ज्यादा लग सकती है। तो क्या किया, इस प्रकार क्षेत्रों के अक्षांश निर्धारित कर दिए गए। अब वह सीधा क्या है यहाँ से इस अक्षांश के माध्यम से स्थिति तक या स्थान तक पहुंच सकता है। तो क्या है स्थिति ज्ञात करने के लिए, क्या है किसी स्थान की क्या है स्थिति जानने के लिए या ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण हो गया स्थिति जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कारण था इसका, क्या कारण था, दूसरा कारण था किस काम में आते हैं ये अक्षांश, किस में आते हैं ताप कटिबंध में। क्या है सर, ताप कटिबंध में भी इनका अहम योगदान है, किनका, अक्षांशों का। वो कैसे है, जब मैं ताप कटिबंध आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा अभी, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ताप कटिबंध में अक्षांशों का महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या है, हमने परिभाषा देख ली और हमने कारण देख लिए। दो कारण थे, क्या कारण थे, अक्षांशों को खींचा गया इस पृथ्वी पर। दोस्तों इस प्रकार की कोई भी रेखा पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, यह सिर्फ हमने मानी गई है, माना कि ये रेखा यहाँ से गुजरती है, लेकिन ये रेखाएं वास्तव में है नहीं। इन रेखाओं का इस पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये जो अक्षांश या देशांतर रेखाएं होती है, जो किस प्रकार की रेखाएं हैं, ये सर सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं सिर्फ मानी गई हैं, पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे किनकी, अब हम चर्चा करते हैं अक्षांशों की, कि अक्षांश है क्या, अक्षांश कितने होते हैं। तो अक्षांश, जब हमसे ये प्रश्न पूछेगा कि अक्षांश है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश क्या होते हैं, इनका कारण क्या है, क्यों इनको अस्तित्व में आए अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अक्षांश। तो अक्षांश होते कितने हैं और अक्षांश कितने होते हैं। तो देखिए यहां से तीन प्रश्न आते हैं, वन। ठीक है दोस्तों, तीन प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं कि सर कुल अक्षांश, पहला प्रश्न आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा कितनी होती है। और तीसरा प्रश्न आता है कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। तीन प्रश्न आते हैं अक्षांश से, क्या आते हैं सर, सर पहला प्रश्न आता है कि कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके लिए कि सर अक्षांश रेखा कितनी होती है। और तीसरा प्रश्न आएगा आपसे कि सर अक्षांश वृत्त हैं वो कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों इनकी चर्चा करते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखा का मतलब है कि हमने देखे यहाँ पर जब चांदा रख के ऊपर रेखाएं खींची थी, तो यहां से कितनी खींची थी, ये 90 रेखाएं। कितनी खींची थी, 90। और इधर से हमने जब दक्षिण दिशा की ओर खींची थी, तो इधर भी कितनी खींची थी सर, 90। ठीक है दोस्तों, तो 90 ये और 90 ये, अब कितनी हो गई 180 रेखाएं। अब उसने ये प्रश्न में ये चीज डाल दी, क्या डाल दी सर, उसने कह दिया कि मुझे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आप देखिए 90 तो ऊपर है और 90 किधर है, नीचे की तरफ। और ये जो बीच वाली है ना आपकी भूमध्य रेखा, इसको भी कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो क्या होगा, काउंटिंग कर लिया जाएगा। तो टोटल कुल अक्षांश रेखाएं जब पूछी है तो कितनी हो जाएंगी 181। यही उसने अगला प्रश्न कर दिया कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं मैंने आपको अभी बताई, 90 तो ऊपर है और 90 किधर है, नीचे। तो कितनी हो गई 180। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और कंफ्यूजन वाला प्रश्न यही होता है कि सर अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। और ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न में आपका कंफ्यूजन 2 मिनट में निकाल दूंगा। आप देखिए कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। तो हमने ये क्या है, चांदा रखा, चांदे से हमने क्या 1 डिग्री इधर खींचा था और 1 डिग्री इधर खींचा था, कितनी 2 दिशाओं में खींच दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 1 डिग्री का कोण बन गया। फिर हम देखिए कि 90 डिग्री कहाँ होता है हमारा, यहाँ होता है। तो हमने इधर से जब 90 डिग्री देखा तो भी यही था, और इधर से जब हमने 90 डिग्री देखा तो भी यही पॉइंट आया था। और यह पॉइंट कहाँ है, हमने यहाँ पर खींच दिया। अब ये सिर्फ क्या है, एक पॉइंट बन गया दोस्तों, क्योंकि दो तरफ से खींचता ना तो क्या होता
रेखा बन जाती, लेकिन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से समान उस जगह पर है, इसीलिए क्या है, सिर्फ 90 डिग्री बिंदु बना है, एक सर्किल नहीं बना, एक वृत्त नहीं बना। ठीक है दोस्तों, जब पॉइंट ऊपर है तो एक बात होता है, इस पॉइंट के ऊपर आप वृत्त बना सकते हो क्या? नहीं। अगर ये थोड़ा भी इस दिशा में होता तो क्या है, एक वृत्त बन जाता दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो क्या है, 90 डिग्री वाला ये वृत्त नहीं बना, और इधर नीचे वाला जो 90 डिग्री था वो भी क्या है, वृत्त नहीं बना। तो अब आप देख लीजिए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 180, कितनी 181, कितनी थी, 181। अब हमने देखा कि ये 90 वाला और ऊपर 90 वाला यानी दो व्रत नहीं बने, तो उसने क्या पूछा था हमसे, व्रत पूछे थे। जब दो व्रत नहीं बने तो हम दो क्या कर देंगे, माइनस, और अक्षांश जो व्रतों की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों 179। तो कितने अक्षांश व्रत हैं हमारे, 179। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने सर अक्षांश की चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कोण, क्या देख लेते हैं, कोण की चर्चा कर लेते हैं, कोण। तो हमने देखा, क्या देखा सर, कि हमने देखा सर, हमने 1 डिग्री का कोण खींचा, फिर चांदा रख के 2 डिग्री का कोण खींचा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या है, हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य हमने 1 डिग्री का अंतर लिया था कोण खींचने में। तो ये जो रेखा है 1 डिग्री पर खींची, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 डिग्री पर एक रेखा है, और कितनी खींच गई थी, 90 डिग्री तक। तो हमने देखा कि एक और ये दो रेखाओं के मध्य क्या है, 1 डिग्री का या एक कोण का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो दो यहाँ से जब हम कोण पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, कोण। तो हमने देखा कि सर दो रेखाओं के मध्य क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या है, 1 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का कोण है, क्या है, 1 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, मैंने आपको अभी बताया था कि चांदे की सहायता से हमने 1 डिग्री के अंतराल में क्या खींचे थे, यहाँ पर रेखाएं खींची थी। तो क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितना है, 1 डिग्री कोण का अंतर है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर, कि हमने कोण देख लिया, क्या है, 1 डिग्री का अंतर है, किसके मध्य, दो रेखाओं के मध्य। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो 1 डिग्री है ना दोस्तों, यानी ये दो रेखाएं है ना, इनके मध्य कुछ गौण रेखाएं भी है, जिनको हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। अब 1 डिग्री यानी ये जो है, इसके मध्य जो ऑक्टेट है, यानी 1 डिग्री और ऑक्टेट कितने हैं, दो रेखाओं के मध्य कितने हैं, 60 ऑक्टेट होते हैं। कितने होते हैं, 60। तो अब आप देख लिए, दो रेखाओं के मध्य 60 ऑक्टेट है, और दो रेखाओं के मध्य ही क्या है, 1 डिग्री का कोण है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 60 ऑक्टेट। और ऑक्टेट को हम क्या करते हैं, ऑक्टेट को दोस्तों हम मिनट से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, मिनट से, क्या करते हैं, मिनट से प्रदर्शित करते हैं ऑक्टेट को। तो ये क्या है, 60 ऑक्टेट। और मिनट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, एक डंडा सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, दो देखा था कि ऑक्टेट कितने होते हैं, 60। तो हमने ऑक्टेट को किससे प्रदर्शित किया था, मिनट से प्रदर्शित कर दिया। और मिनट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एक डंडा सा होता है ऊपर। तो 1 डिग्री बराबर, जब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितना है, 1 डिग्री का अंतर है, और दो ही अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने, 60 ऑक्टेट होते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा, 60 मिनट। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें कोण की स्थितियां दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, दूरी की। किसकी चर्चा कर लेते हैं हम, दूरी की। तो दूरी से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर वो प्रश्न कौन कौन से हैं और कैसे पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न जब आता है वो पूछता है आपसे, क्या पूछता है सर, क्या दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी कितनी होती है। क्या पूछता है आपसे, दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी कितनी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि दो अक्षांशों के मध्य, क्या पूछता है, दो अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी कितनी होती है। क्या पूछता है आपसे, औसतन दूरी पूछता है।
फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है, क्या पूछता है सर, कि दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है। क्या पूछता है आपसे, दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछता है कि दो अक्षांशों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है। क्या पूछता है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दूरी से सिर्फ ये 4 प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं और ये 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे दूरी से। इसके अलावा अक्षांशों में कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं, दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी कितनी होती है। लगभग का मतलब होता है कि कहीं पे अगर ज्यादा और कहीं पे कम होना तो उसको क्या है, लगभग दूरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे कि सर 111 किलोमीटर कितनी है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। औसतन दूरी की जब आपसे बात करें तो औसतन दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। अधिकतम दूरी की अगर आपसे बात करें तो अधिकतम दूरी कितनी होती है, दोस्तों अधिकतम दूरी होती है 111.23 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी की बात करें तो आपसे पूछेगा न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 110.7 किलोमीटर। कितनी होती है, 110.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दूरी से आपसे ये सिर्फ 4 प्रश्न ही पूछेगा। क्या पूछेगा कि सर दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी 111 किलोमीटर। फिर वो पूछ लेता है दो अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी पूछ ले आपसे, तो कितनी है, 111.13 किलोमीटर। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि दो अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक दूरी कितनी है, 111.23 किलोमीटर। फिर आपसे यहीं पर चौथा प्रश्न पूछेगा किससे, दूरी से, कि सर दो अक्षांशों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, 110.7 किलोमीटर। ये क्या है, हमारा अक्षांशों से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए। अब इस अक्षांशों से संबंधित सिर्फ प्रश्न बचते हैं। तो हमने देखा था कि एक तो ताप कटिबंध देखा था और हम महत्वपूर्ण अक्षांश देखेंगे। अब क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें हमने देख लिया हमें क्या है, अब हमारा बचा है सिर्फ एक तो ताप कटिबंध देखना है और महत्वपूर्ण अक्षांश, जहां से अक्सर प्रश्न आते हैं ना वो देखेंगे। अब हम प्रश्न आते कहां से, तो प्रश्न बेटा ताप कटिबंध से कम पूछे जाते हैं। कितने, बहुत ही कम पूछे जाते हैं ताप कटिबंध से। और आपका अगर प्रश्न आएगा तो कहां से आएगा, सर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो होती है ना वहां से क्या है आपका प्रश्न आएगा। तो हम क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की अभी चर्चा करेंगे। तो कितनी होती है विश्व में महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कितनी होती है दोस्तों। तो अब हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। तो क्या किया था, विश्व पर बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजारी थी। कौन सी रेखा, हमने गुजारी थी भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने क्या है, चांदे की सहायता से कुछ रेखाएं खींची थी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण रेखा आई थी, कौन सी आई थी सर, रेखा आई थी 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री रेखा आई थी। तो आप ये देखिए ये कौन से उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो इसको क्या कह देंगे हम, उत्तरी अक्षांश। क्या कह देंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार एक यहां है, ये भी कौन सी में सर, ये भी सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है सर, ये कितनी है सर ये है आपकी 66.5 डिग्री। क्या है सर, उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा। जी बिल्कुल सर। अब देखिए इस प्रकार से रेखा नीचे भी है, किधर, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी सर, वही 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या है 23.5 डिग्री। लेकिन हमने इधर लिखा था उत्तरी अक्षांश रेखा और इधर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्या लिख देंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या लिख देंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी है आपकी 66.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, ये बिल्कुल मध्य में है। तो ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है हमारी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है, ये भूमध्य या विषुवत रेखा है ना, इसी को हम क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए हमारी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, इसका दूसरा नाम है क्या दोस्तों, कि कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब ये 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा।
और इसको कहते हैं हम मकर रेखा। और ये है आपकी अंटार्कटिक रेखा। कौन सी है? अंटार्कटिक रेखा। अब क्या है, अब आप देखिए कि हम क्या पढ़ रहे थे, अक्षांश। अक्षांश में हमने देखा कि 5 जो रेखाएं हैं ना, वो क्या है, हमारी महत्वपूर्ण है। अक्सर इन रेखाओं से प्रश्न आता है, और ये रेखाएं क्या है, हमारी इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रेखाएं। अब ये महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों हैं, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखा था हमने हमने सर कुछ रेखाएं देखी थी जो क्या है, महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। क्या है? महत्वपूर्ण रेखाएं। कौन कौन सी है सर? कि सर हमने देखा था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा देख ली हमने। 23.5 डिग्री हमने क्या देख ली, कर्क रेखा देख ली। फिर उसके बाद हमने क्या है, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा देख ली। फिर हमने क्या है, 23.5 डिग्री मकर रेखा देख ली। फिर उसके बाद क्या है, हमने 66.5 अंटार्कटिक रेखा देख ली। इनकी हम क्या है, चर्चा कर चुके थे। अब हम देख रहे थे ताप कटिबंध। क्या देख रहे थे? ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या है सर? ताप कटिबंध के लिए अक्षांशों की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। वो कैसे पड़ी देखिए। क्या आपका जो ये वाला पार्ट है ना, 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी वाला, इसके बीच का जो भाग है ना, ये बीच वाला जो भाग है, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा के जो बीच वाला भाग है ना, इसको क्या कहा था हमने? क्या कहा था हमने? उष्ण कटिबंध। ये जो वाला भाग है ना आपका, ये क्या है, पूरा उष्ण कटिबंध है। कौन सा सर? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा के जो मध्य का भाग है ना, यानी बीच वाला भाग, वो क्या है सर? उष्ण कटिबंध भाग है। फिर देखा हमने, क्या देखा कि यहां से जो ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं हम सर? ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य वाला जो भाग है, वो क्या है सर? शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध है, तो ये भी कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या है हमारा? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? ये वाला भाग। ठीक है दोस्तों, फिर हमने जो पार्ट बच गया, ये क्या है हमारा? ये हमारा शीत कटिबंध। अब आप देख रहे होंगे सर, इनका नाम इस प्रकार क्यों रखा गया है? क्या कारण है कि इनका नाम इस प्रकार रखा गया है? कैसे? इसका कारण देखिए आप। ठीक है, ये भी कौन सा है? ये जो पूरा वाला भाग है ना, ये क्या है? ये पूरा उष्ण कटिबंधीय भाग है। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए कि सर इस भाग को उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तापमान वो क्या है? उच्च रहता है। उच्च रहता है तो यहाँ क्या है? शीत सॉरी उष्ण कटिबंध है। क्या है? यहाँ तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। इस भाग में क्या है? तापमान उच्च रहता है। अब ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ क्या है? तापमान लगभग समान रहता है। क्या है? लगभग तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और शीत जो कटिबंध है, यहाँ क्या है? तापमान दोस्तों बहुत ही निम्न होता है, इसलिए यहाँ क्या है? सर्दी की स्थिति ज्यादा रहती है, यानी शीत पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? शीत कटिबंध कहते हैं। अब हमने सब चीज की चर्चा कर ली, हमने ये भी देख लिया, और हमने क्या है? अक्षांश भी देख लिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है कि क्या है सर? कि उसकी अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण चीज है क्या, कि क्या है सर, कि उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, ये क्या है हमारा? विश्व। हमने इसमें क्या की थी? बिल्कुल मध्य से एक रेखा खींची थी। क्या खींची थी? भूमध्य रेखा। फिर 23.5 उत्तरी अक्षांश, और 23.5 क्या खींची थी हमने? दक्षिणी अक्षांश। फिर 66.5 उत्तरी अक्षांश, फिर हमने क्या? 66.5 दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार की क्या है? कुछ रेखाएं खींची थी। अब इन रेखाओं में हम एक चीज देख लेते हैं, कुछ डेट आती है इसमें। तो सर डेट कौन सी आती है सर? वो डेट देखिए आप। तो डेट की अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आपको डेट याद करने का एक तरीका देखिए। हमने क्या लिखा सर? यहाँ पर लिख दिया 21। कितना लिख दिया? 21। यहाँ पर भी क्या लिख दिया सर? 21। क्या लिख दिया? 21। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है? भूमध्य रेखा के आगे क्या लिख दिया? 21। और कर्क रेखा के आगे भी क्या लिख दिया? 21। ठीक है दोस्तों, फिर इधर लिख दिया हमने 22। क्या है? 21
21, 21 और 22, और इधर भूमध्य रेखा के इस तरफ भी हमने क्या लिख दिया 23। ये क्या है दोस्तों, ये डेट है, आपको इसी प्रकार याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगी और बहुत जल्द याद हो जाएंगी। और इनकी स्थिति देखना, इससे प्रश्न है ना बहुत ही ज्यादा आने लगे हैं और बहुत ही सीधे और सरल प्रश्न आते हैं। आप बस समझने की कोशिश करना कि क्या सर कि ये क्या है। अब आप देखिए कि ये जो मैंने डेट लिखी है ना, ये तो सर आपने बता दी, लेकिन अब हम महीना कैसे याद करें। तो महीना याद करने के लिए आप देखिए, फर्स्ट डेट मैंने क्या है ये लिखी थी, इधर से देखना आप कि सर हमने स्टार्ट किया जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो इसके आगे क्या लिख दिया हमने, मार्च। ठीक है दोस्तों, फिर हम ऊपर की तरफ गए, क्या लिखा हमने, मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च हो गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आ गया हमारा, कौन सा आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी जून। फिर हमने अगले 3 महीने चले, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर देखा हमने सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो ये क्या हो गया हमारा 22 दिसंबर। अब इन रेखाओं को देखिए आप, इन रेखाओं की स्थिति देखना दोस्तों, ये डेट देखना और डेटों की स्थिति देखना कि सर क्या देखना। हमने देखी थी 21 मार्च, कहां देखी थी, ये कौन सी है हमारी, कि सर ये तो हमारी भूमध्य रेखा है, क्या है हमारी, सर भूमध्य रेखा है। तो हमने देखा था कि 21 मार्च को क्या है भूमध्य रेखा पर, और ये क्या है हमारा सूर्य है। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि 21 मार्च को हमारा सूर्य क्या करता है, सर भूमध्य रेखा पर क्या है सीधा चमकता है, क्या करता है सीधा चमकता है, कौन, हमारा सूर्य। अब यहां से हमारा सूर्य क्या कर रहा है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो आप देखिए जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो क्या है, प्रकाश इस तरफ दक्षिण सॉरी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ क्या है समान रूप से फैलेगा। ठीक है, क्या करेगा, समान रूप से फैलेगा। तो क्या होगा सर, सर यहां से सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्या, वो आपसे स्थिति पूछेगा, क्या सर, एक तो उत्तरी गोलार्ध की, क्या करेगा, आपसे स्थिति पूछेगा किसकी, ये 21 मार्च की आपसे स्थिति पूछेगा। क्या पूछेगा सर, आपसे पूछेगा एक तो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति और एक दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति। जब वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा कि सर जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन रात की अवधि का क्या फर्क होगा। तो क्या होगा सर, यहाँ से जब भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो प्रकाश क्या है समान जाएगा, समान जाएगा तो दिन और रात क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, दिन रात क्या होंगे बराबर होंगे, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। जी बिल्कुल सर, तो दिन रात की अवधि कैसी होगी 21 मार्च को बराबर होगी सर। इधर हम अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो प्रकाश सूर्य जब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो स्थिति इधर भी क्या है, प्रकाश समान ही जाएगा। जब प्रकाश इधर भी समान जाएगा तो दिन रात की अवधि कैसी होगी, बिल्कुल समान होगी सर। तो आप देखिए जब 21 मार्च को क्या है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। समान होती है मतलब दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है, अवधि क्या होती है, समान होती है। जी बिल्कुल सर। इसी प्रकार हम 21 जून की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 21 जून की। जब हमारा सूर्य क्या करता है 21 जून को किस पर, कर्क रेखा पर, कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। जी सर, जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो कौन सी स्थिति बनती है, तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध कौन सा था, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला। जब सूर्य यहाँ पर सीधा चमकेगा तो आप देखिए जहां चमकेगा वहां क्या होगा, क्या होगा, उजाला ज्यादा होगा। तो इधर जब सूर्य इस क्षेत्र में है या उत्तरी गोलार्ध में है तो दिन क्या होंगे, 21 जून को दिन क्या होंगे, दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी, दिन बड़े होंगे रात छोटी होगी। कहाँ होगी, ये सिर्फ 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसी 21 जून को हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। तो 21 जून को सूर्य क्या है उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति की बात करें तो हम क्या होगा, जब सूर्य इस क्षेत्र में है तो इधर क्या होगा, प्रकाश कम जाएगा, प्रकाश कम जाएगा तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि सर दिन तो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और रात कैसी हो जाएगी, सर रात बड़ी हो जाएंगी। किसमें,
दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि 23 सितंबर की बात कर लेते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है? तो 23 सितंबर का है भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जो 21 मार्च को हुआ था ना, क्या दिन और रात पूरे विश्व में क्या थे? समान थे। क्या थे? समान थे। तो 23 दिसंबर को भी वही स्थिति होगी जो 21 मार्च को थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या है 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं। और 22 दिसंबर की बात करते हैं हम किस पर? मकर रेखा पर। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो जब मकर रेखा पर यानी 22 दिसंबर को सूर्य क्या होगा? सूर्य क्या होगा सर? मकर रेखा पर चमकेगा। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकेगा तो दोस्तों क्या होगा? इधर क्या है? प्रकाश ज्यादा होगा। जब इधर प्रकाश ज्यादा होगा तो 22 दिसंबर को क्या होगा सर? के दिन तो बड़े हो जाएंगे, दिन बड़े, और फिर रात कैसी हो जाएगी सर? छोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कब हो जाएगी सर? 22 दिसंबर को। कहाँ हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध के दिन रात बड़े होंगे ना। जहां सूर्य चमकेगा ना वहां के दिन रात बड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या सूर्य जब प्रकाश चमक रहा है ना तो यहाँ क्या दिन बड़े है, रात छोटी हो जाएगी। इसी 22 दिसंबर को अगर वो आपसे पूछे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की स्थिति क्या होगी, तो उत्तरी गोलार्ध तक सूर्य जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कहाँ चमक रहा है? यहाँ चमक रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि सर उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगा कि सर रातें तो बड़ी होंगी और दिन क्या होंगे? छोटे। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न बनते हैं सर? प्रश्न बनते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो कब होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य चमकेगा। तो सूर्य कब चमक रहा है? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। यहीं से आपसे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात सबसे बड़ी रात कब होगी? हमने देखा था सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। तो सबसे बड़ी रात कब होगी? रात कब होगी? जब सूर्य विपरीत दिशा में होगा यानी दक्षिण गोलार्ध में होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब होता है? 22 दिसंबर को। तो सबसे बड़ी रात कब हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी कि हमने सर 22 दिसंबर की देख ली, उत्तरी गोलार्ध देख लिया। अब हम देखते हैं क्या दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा सर? जब सूर्य चमकेगा। और सूर्य कब चमकता है दक्षिणी गोलार्ध पर दोस्तों? 22 दिसंबर को। तो इधर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी रात कब होगी। बड़ी रात कब होगी? रात बड़ी कब होती है? जब सूर्य कहाँ होता है? विपरीत दिशा में। तो सूर्य जब यहाँ होगा तो रात यहाँ बड़ी होगी। तो सूर्य जब यहाँ है तो कब है सूर्य इस दिशा में उत्तरी गोलार्ध में? सर 21 जून को है। कब है? 21 जून को। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यह हो गया आपका अक्षांश। क्या हो गए? क्या पढ़ चुके हम? अक्षांश पढ़ चुके। अक्षांश में इससे बाहर कोई भी प्रश्न ना तो बना है ना बनेगा, और इससे बाहर आपका जाएगा भी नहीं। इन्हीं से प्रश्न आ जाएगा और आपके क्या है अक्षांश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम किसकी चर्चा करेंगे? देशांतर की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहन की भोसड़ा।